हेलो, वेलकम बैक टू मर्क्यूरी एकेडमिक्स। तो हम जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसी को हम आज आगे लेके चलते हैं और आज का पहला टॉपिक पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, उसको हमको पढ़ना है। देखिए, प्रिज्म का ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की चर्चा हम कर रहे हैं। उसका जो डायग्राम, उसका जो शेप होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो ट्रायंगल के बीच में, ठीक है, दो ट्रायंगल है, इनके बीच में तीन रेक्टेंगल है। ऐसा कुछ शेप होता है, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसके पीछे एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। ओके, तो आगे पीछे से ट्रायंगल टाइप का दिखता है, ठीक है, और साइड से रेक्टेंगल दिखता है। अभी आप समझ में आ गया होगा। आप एक आपके स्कूल के लैब में या मार्केट से कहीं से भी एक प्रिज्म लीजिएगा, आपको शेप समझ में आ जाएगा प्रिज्म का। ठीक है, मैं ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं से भी मार्केट से लेके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रिज्म कैसा होता है। राइट, चलिए, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन होता कैसे है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक प्रिज्म है। ओके, ये एक प्रिज्म है। ठीक है ना, प्रिज्म में हम एक साइड से लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, देखिए, ये प्रिज्म है, हमने इस साइड से, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है। ओके, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल N1। ठीक है, इंसिडेंट रे है, प्रिज्म की तरफ आई। अब ये जो है ये रेयर मीडियम, प्रिज्म डेंसर मीडियम है और बाद में फिर रेयर मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले रेयर टू डेंसर नॉर्मल की तरफ मूव करेगी लाइट, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ओके, ये नॉर्मल टू। ठीक है, नाउ अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे मूव करेगी। ठीक है, समझ में आया, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया कि लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही है प्रिज्म के अंदर। ठीक है, सबसे पहले वो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, नॉर्मल की तरफ बढ़ेगी, पर डेंसर से रेयरर जा रही है तो नॉर्मल से अवे मूव करेगी। ठीक है, ऐसा कुछ लाइट रे जाएगी। अब इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो रे है, ये वाली जो रे है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो रे है ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है इमर्जेंट रे। ठीक है, एंगल की अगर मैं बात करूं, एंगल को अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए, हमने रेक्टेंगुलर स्लैब पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, उसी टाइप की अब बातें हैं कुछ हद तक। ठीक है, दो एक्स्ट्रा चीजें मैं बताता हूँ। ये जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, और ये इमर्जेंट एंगल है। याद रखो, रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा कुछ कुछ लग रहा है। अब इसके अलावा दो एंगल और पढ़ने हैं। ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, ठीक है, और जो एक दूसरा एंगल है, काफी इंपॉर्टेंट एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है काफी इंपॉर्टेंट एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि लाइट रे कितनी डेविएट हुई है अपनी पाथ से, अपने पाथ से। ये लाइट रे ऐसी जानी थी पर ऐसी निकल गई, यानी कि एंगल टी वो डेविएट हुई है अपने पाथ से। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है ग्लास प्रिज्म में, ग्लास प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। अच्छा, मैंने नेमिंग नहीं की है कि ये पी क्यू है, लाइक इस टाइप का। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि मैं एक रफ डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप फेयर में एनसीईआरटी में जरूर रेफर करिए, एनसीईआरटी जरूर रेफर करते चलिए, एनसीईआरटी को रीड करते चलिए, उसके डायग्राम्स को देखते चलिए, आपको लगभग हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, चलिए, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ, वो है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अच्छा, व्हाइट लाइट की तरफ हम पहले आते हैं। व्हाइट लाइट क्या होती है? देखिए, व्हाइट लाइट आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे पास 7 जो लाइट है ना, उसको 7 लाइट एक साथ कंबाइन होकर व्हाइट लाइट बनाती है। अभी और डिटेल में मैं बताता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, कॉम्पोनेंट कलर्स है 7। ठीक है, 7 कलर्स को मिला के व्हाइट लाइट बनती है, यानी कि व्हाइट लाइट
सबसे पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए अच्छा, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। कंपोनेंट कलर्स में जो स्प्लिट हो जाती है लाइट, फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूं, ये है प्रिज्म, ठीक है, ये प्रिज्म है। अब इस पे व्हाइट लाइट को मैंने इंसिडेंट कराया, राइट, यहां से ये सीधे निकल जाती, ये इसका एक्चुअल पाथ है, बट मतलब ये पाथ होना था बट ये होगा नहीं, ठीक है, ये इंसिडेंट रे का पाथ है, लेकिन लाइट अभी हमने पढ़ा कि क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, तो रिफ्रैक्ट होके ये ऐसी कुछ ऐसी बाहर आ जाएगी, लेकिन ये एक कलर में बाहर नहीं आएगी, 7 कलर में टूट के बाहर आएगी, जिसपे सबसे नीचे होगा वायलेट कलर और सबसे ऊपर होगा रेड कलर। पूरा सीक्वेंस में आपको बता देता हूं, ऐसा होता है VIP GYOR विबक्यूर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर रेड, ठीक है, यानी कि इतना समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो डेविएट हुई है अपने पाथ से वो वायलेट हुई है, राइट। ये देखिए हमने अभी जो एंगल पढ़ा था उस एंगल उसके हिसाब से ये जो है इतना रेड, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, रेड इतना डेविएट हुई है, वायलेट इतना हुई है पूरा, ठीक है, यहां तक देखिए, अच्छा ऐसे समझ लीजिए, वायलेट इतना, वायलेट कलर इतना डेविएट हुआ और रेड कलर इतना डेविएट हुआ। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वायलेट कलर जो है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसलिए जो वायलेट कलर है सबसे ज्यादा डेविएट हो गया, रेड कलर सबसे कम डेविएट हो गया, और लाइट के जो कंपोनेंट कलर्स वो स्प्लिट हो गया और हमको सारे कलर्स दिखेंगे, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन और है, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। द बैंड, ये जो बैंड हमें मिला है कलर्ड कंपोनेंट्स का लाइट बीम के, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक और हम पढ़ते हैं, वो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए आइजैक न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन भैया ने क्या किया, सबसे पहले जो है उन्होंने देखा कि भाई ग्लास प्रिज्म से हमें जो सनलाइट है वो स्प्लिट हो रही है और हमें 7 कलर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, वही चीज जो हमने डिस्पर्जन में पढ़ी है, ठीक है, उन्होंने कहा ओके, ये जो है 7 कलर में लाइट जो है, ये लाइट रे जो है ये टूट रही है, हमें कंपोनेंट्स कलर्स मिल रहे हैं, राइट, ठीक है, यहां तक तो ठीक था। उनने इसके आगे एक और प्रिज्म रखा, उन्होंने चेक किया कि क्या ये और स्प्लिट होती है ये कलर्स, तो उन्होंने देखा नहीं हो रहे, ठीक है, अच्छा हुआ ना नहीं हो रहा, नहीं तो एक और टॉपिक बढ़ जाता, ठीक है, और कलर्स में स्प्लिट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा एक काम और करते हैं, उन्होंने आइडेंटिकल प्रिज्म, सेम प्रिज्म उल्टा करके रखा, इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, ऐसा सेम प्रिज्म आइडेंटिकल प्रिज्म मतलब उल्टे पोजीशन में रखा। तब उन्होंने देखा कि जो 7 कलर में लाइट टूटी है पहले प्रिज्म से वो रिकम्बाइन हो गई है और हमें अल्टीमेटली व्हाइट लाइट मिल गई है। इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ये व्हाइट लाइट, ओके, ओके, ये व्हाइट लाइट है और ये कुल मिला के ऐसे जो है निकल के हमें अल्टीमेटली व्हाइट लाइट मिल रही है, ठीक है। डायग्राम मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है, ठीक है। नीचे क्या था, वायलेट कलर था, ऊपर रेड था, ये मैंने आपको बताया था, राइट, तो नीचे जो है वो वायलेट है, ऊपर रेड, ओके, ये कंबाइन होके फिर से व्हाइट लाइट मिल रही। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि जो सनलाइट है वो 7 कलर का मिक्सचर है, ठीक है, सनलाइट भी एक्चुअल में व्हाइट होती है, ठीक है, अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ऐसा क्यों दिखता है कि हमें येलो कलर दिखता है, राइट, वो दिखता है बेसिकली, मैं बता दूं स्कैटरिंग के कारण, और उसको भी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली उन्होंने ये कंक्लूड किया जो सनलाइट है वो 7 कलर में जो है 7 कलर को कंबाइन करके सनलाइट बनती, ठीक है। अब किसी भी लाइट का स्पेक्ट्रम, ठीक है, किसी भी लाइट का स्पेक्ट्रम अगर सनलाइट के सिमिलर है तो उस लाइट को हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, ठीक है, ये होती है व्हाइट लाइट।
ठीक है। तो ये सातों कलर, सातों वेवलेंथ्स जो है कैसे एक व्हाइट लाइट से निकलते हैं हमने देखा, कैसे रिकम्बाइन होते हैं वो भी देखा। ठीक है, क्या है ये टॉपिक? रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है, ये स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन भाई, लाइट हमें स्क्रीन पे ही दिखेगी। ठीक है, ये स्क्रीन ड्रॉ कर दी मैंने। चलिए, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अभी तक हमने प्रिज्म के बारे में जो जो चीजें पढ़ी वो चीजें समझ में आ गई होंगी कि डिस्पर्जन क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है वगैरह। ओके, चलिए अब एक टॉपिक और है, रेनबो। देखिए, आपने देखा होगा, ठीक है, जब भी रेनी सीजन होता है उसमें सनलाइट अगर आती है तो रेनबो फॉर्म होता है। ओके, रेनबो क्या चीज है? देखिए, जो सनलाइट है वो व्हाइट लाइट है। ओके, अब एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं, वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं और सनलाइट को डिस्पर्स कर देते हैं, सनलाइट को डिस्पर्स कर देते हैं, और जो स्पेक्ट्रम हमें दिखता है उसी को हम रेनबो बोलते हैं। ठीक है, वही बैंड जो हमें दिखता है कलर का, वही रेनबो होता है। देखिए, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज ये एक रेन ड्रॉप है। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट आई, सनलाइट आई। ओके, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्जन भी हो गया। ये डिस्पर्स हो गई है और डिस्पर्स हो गई। ठीक है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्सन हुआ, ड्रॉपलेट्स के अंदर डिस्पर्स है। ठीक है, यहां से फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई है लाइट रे, इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई है लाइट रे के बाहर की तरफ ऐसे निकल गई। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। यही डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है एनसीईआरटी का, अच्छे से बना हुआ है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, रेनबो को देखने के लिए सन जो है हमारे बैक पे होना चाहिए। सन जो है हमारे बैक पे होना चाहिए, तभी हमें रेनबो दिखेगा। सन की तरफ पीट करके खड़े होंगे तभी रेनबो दिखेगा। ठीक है, मतलब रेनबो फॉर्म ही वहां होगा, बेसिकली फॉर्म ही वहां होगा सन के, जब हम सन की तरफ पीट करके खड़े होंगे। ठीक है ना, वहां रेनबो फॉर्म होगा। इतना समझ में आ गया कि रेनबो कहाँ फॉर्म होगा? रेनबो फॉर्म होगा जब हम सन, मतलब सन के ऑपोजिट रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब सन की तरफ हम पीट करेंगे तब हमें रेनबो दिखेगा। बात खत्म। ओके, अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई? रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसी को बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप कभी देखिएगा, फायर के थ्रू देखने की कोशिश करिएगा। कहीं पे फायर है, ठीक है, आप उसके आजू बाजू, मतलब उसको, उसकी तरफ देखिएगा तो आपको सामने ना जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ सरफेस होगा या कुछ पार्टिकल होगा या ऑब्जेक्ट होगा, फ्लिकर करता हुआ दिखेगा, हिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, फायर के जस्ट ऊपर जो एयर पार्टिकल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, वो क्या हो रहे हैं? गर्म हो रहे हैं। गर्म हो रहे हैं तो उनकी डेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, अब वो लेस डेंसर है, लेस डेंसर है तो वो लेस डेंसर है। अब ऊपर जो एयर पार्टिकल्स है वो हॉटर है, सॉरी वो कोल्डर है एज कंपेयर टू जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स एयर के फायर के आसपास है। ठीक है, तो जो कोल्डर है, जो कूलर है, बेसिकली जो कूलर एयर मॉलिक्यूल्स, उनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ये जो फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं, तो वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स की पोजीशन बदल रही है, तो लाइट रे जो ऑब्जेक्ट आ रही है वहां से, जो हमें हिलता हुआ दिख रहा है, वो भी बदलती जा रही है, उसका पाथ बदल रहा है, इसीलिए हमें जो है वो फ्लिकर करता हुआ दिख रहा है। शाइनिंग जो होती है स्टार्स में, सॉरी ट्विंकलिंग जो होती है स्टार्स में, वो भी इसी रीजन से होती है। उसको पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको
बताने की कोशिश करता हूँ कि स्टार को लेके चलिए पहले हम देखते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये देखिए, ये एक स्टार है, ठीक है। अब यहाँ से खड़े होके मान लीजिए हमको देखना है, ठीक है। तो स्टार से जो रेज आ रही है वो लगातार रिफ्रेक्ट होते हुए आएंगे, ठीक है, रिफ्रेक्ट होते हुए आएंगे, यानी कि ऐसी आ रही है, ऐसी रिफ्रेक्ट हो रही है, राइट। तो जब जहां से आ रही है वहां की तरफ हम सीधे देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा क्लियर आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, इसको थोड़ा सा और क्लियरली बनाता हूँ। देखिए, यहाँ से लाइट रे ऐसे रिफ्रेक्ट होते हुए आ रही है, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो हम जब देखेंगे लाइट रे सॉरी स्टार को, तो स्टार हमें दिखेगा ऐसा कुछ, स्टार यहाँ पे, राइट। ये होता है, ये स्टार है, ये तो स्टार, राइट। तो ये क्या है? एपरेंट स्टार पोजीशन, एपरेंट स्टार पोजीशन, यानी कि हमें स्टार यहाँ पे दिख रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। नाउ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है नीचे की तरफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, राइट, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए, बेसिकली जो कंडीशन है, जो एयर मॉलिक्यूल्स की कंडीशन है या जो फिजिकल कंडीशन है, वो सब चेंज हो रही है लगातार, इसलिए हमें जो है स्टार जो है वो ट्विंकल करता हुआ भी दिखता है। मैं और डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, पहले इसको समझ लीजिए। इतना समझ में आ गया कि अपैरेंट स्टार पोजीशन पे, क्योंकि रिफ्रैक्ट होते हुए लाइट रेज हमारी आंखों में पड़ रही है और हम जब देखते हैं तो हमें लगता है स्टार यहाँ पे है, ऐसा दिखता है, पर वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। ट्विंकलिंग क्यों होती है? अब देखिए, अब मैंने बताया ना, बार बार रिफ्रैक्शन, अलग अलग पाथ से लाइट रेज हमारे पास आ रही है, क्योंकि बार बार कंडीशंस चेंज हो रही है। तो कभी हमें स्टार यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, तो बार बार चेंज होगी उसकी पोजीशन। दैट्स व्हाई वो ट्विंकल करता हुआ हमें दिखता है, क्योंकि उसकी पोजीशन लगातार चेंज होती है। क्योंकि स्टार बहुत दूर है, पॉइंट साइज हम उसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जो लाइट रे आ रही है वो पॉइंट सोर्स से आ रही है, इसलिए वो बार बार रिफ्रैक्ट होगी। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। एनसीईआरटी को और रीड करिएगा और चीजें आपको समझ में आएंगी। अच्छा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ही हमें एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट दिखता है, यानी कि सूरज उगा नहीं है लेकिन 2 मिनट पहले हमको दिखने लगता है, ठीक है, और डूब चुका होता है उसके 2 मिनट बाद तक दिखता है। क्यों होता है? ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है। ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, राइट, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, होराइजन क्या होता है? होराइजन मैं समझाने की पहले आपको कोशिश करता हूं। ये होराइजन है, समझ लीजिए, ये होराइजन, ठीक है। आप कहीं पे भी दूर तक देखेंगे ना, तो आपको एक लाइन दिखेगी जहां पे जमीन और आसमान मिलते हुए दिखेंगे। दैट लाइन इज कॉल्ड होराइजन, ठीक है। दूर कहीं पे स्काई और अर्थ एक साथ जहां पे मिलते हुए दिखे, जमीन और आसमान ऐसे मिलते हुए दिखे, वो लाइन जो होती है वो होराइजन होती है। तो होराइजन के नीचे अगर सन है तो वो डूबा हुआ है, ऊपर है तो उगा हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्ट होते 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 होते, ये देखिए, पहले एक सेकेंड, एटमॉस्फेयर, ओके, जस्ट अ मोमेंट, आज डायग्राम्स वैसे बेटर है, ठीक है। चलिए, एनीवे, यहां तक जस्ट ओके। अब सन से जो रेज आ रही है, जो लाइट रेज आ रही है, ठीक है, वो रिफ्रैक्ट होंगी। एक सेकंड में इसको और अच्छे से बता देता हूं। ये सन की तरफ से लाइट रेज जो आ रही है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसी आएंगी, ये रिफ्रैक्ट होते 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 यहाँ पे, तो हम जब देखेंगे तो हमें, जब हम ऐसे हमारे हमारे आंखों में जो रेज आई है जिस डायरेक्शन में, हम वहां पे देखेंगे, हम देखेंगे सन तो यहाँ है, सन तो उग गया, क्योंकि सन एक्चुअल में नहीं होगा, नहीं होगा। ये अपेरेंट पोजीशन है सन की, और ये जो है ये एक्चुअल पोजीशन है सन की, ये एक्चुअल पोजीशन है, और ये वाली अपेरेंट है। तो सन उगा हुआ में दिखेगा, लेकिन वो उगा हुआ नहीं।
यही यही रीजन है, यही सेम रीजन है जब वो, अब मान लीजिए ये इवनिंग का टाइम है, सन डूब चुका है, लेकिन हमें फिर भी ऊपर दिखेगा, 2 मिनट बाद तक दिखता है, तो दिस इज कॉल्ड एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, पहली सनराइज हो गया और डिलेड सनसेट, बाद में सनसेट। ठीक है, सो क्या है, इतना आपको समझ में आ गया कि मैं मतलब बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एसजीआईटी में देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट कर रहा है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 मिनट का फर्क होता है एक्चुअल सनराइज और जो सनराइज, मतलब बेसिकली जो सन है वो अभी राइज नहीं हुआ और हमें दिखने लगा, तब से लेके वो एक्चुअल में कब दिखेगा, एक्चुअल में कब सनराइज होगा, ठीक है, उसमें 2 मिनट का फर्क होता है। सेम सनसेट के समय सन जब डूब रहा होता है तो हमें दिख रहा है कि अभी डूबा नहीं है, बट एक्चुअल में वो डूब गया है, प्लस हमें तब से लेके एक्चुअल में डूब गया है, तब से लेके हमें जब डूबा हुआ दिखेगा, वो 2 मिनट का फर्क होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक टॉपिक और है स्कैटरिंग, इसको करके हम चैप्टर को क्लोज करते हैं। स्कैटरिंग क्या है पहले समझते हैं। When light passes from one medium to another, the light is absorbed by particles of the medium. Then the particles reflect and emit light in all directions. This phenomenon is called scattering of light. जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, पार्टिकल्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और फिर से रिफ्लेक्ट कर दिया, यही होती है स्कैटरिंग। अब इतनी छोटी सी बात नहीं है, स्कैटरिंग को समझते हैं पहले। अब कौन से साइज के पार्टिकल्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो किस कलर का दिखेगा, यानी कि किस वेवलेंथ की लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या साइज है उनका, उस साइज के हिसाब से वो किस वेवलेंथ की लाइट को, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में तो 7 कलर है, अपनी वेवलेंथ के हिसाब से वो किस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसी से एमिट कर रहे हैं, उसी से पता चलेगा कि स्कैटरिंग वो मतलब वो किस कलर का दिखेगा। ठीक है, जैसे स्काई, स्काई ब्लू दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि जो स्काई के पार्टिकल्स यानी कि जो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, जो पार्टिकल्स है वो स्कैटर कर रहे हैं, सन की व्हाइट लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, चारों तरफ स्कैटर कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कलर वो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे हैं, तो वो कम वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करेंगे, यानी कि हमने देखा ना कि सबसे कम वेवलेंथ वाली कौन सी है, VIB, ये वेवलेंथ जो है बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है इस डायरेक्शन। तो वायलेट की जो वेवलेंथ है वो कम है, इंडिगो की कम है, ब्लू की कम है, तो इस साइड यार है ना, तो इस लाइट बेसिकली वायलेट, इंडिगो और ब्लू, इनकी वेवलेंथ कम है, तो जो पार्टिकल्स है वो इन्हीं कलर की लाइट को यानी कि इसी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, यानी इसलिए वो ब्लू दिखते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई डेंजर के सिग्नल्स होते हैं ना तो रेड बताए जाते हैं। रेड इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि रेड बहुत दूर से दिख जाता है और सबसे कम स्कैटर होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। टिंडाल इफेक्ट, टिंडाल इफेक्ट जो है वो 9th का टॉपिक है एक्चुअली। टिंडाल इफेक्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें रे ऑफ लाइट, मैंने ऐसे रे ऑफ लाइट यहाँ पे डाला, ठीक है, तो जो बीम है, जो रे ऑफ लाइट नहीं सॉरी बीम ऑफ लाइट, तो जो बीम है अगर ये कोलॉइडल सॉल्यूशन तो ये बीम विजिबल हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी बीम जब पास होगी। अगर ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें कंटेनर में ट्रू सॉल्यूशन है तो बीम नहीं विजिबल, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो बीम विजिबल है। दिस इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। मैं आपको बहुत इजी और बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप स्कैटरिंग समझ में आ गया होगा। स्काई ब्लू क्यों दिखता है ये भी समझ में आ गया होगा। एस्ट्रोनॉट जब ऊपर की तरफ जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, हमें दिखता है कि जो स्काई है, जो एटमॉस्फेयर है वो डार्क है। एटमॉस्फेयर डार्क इसलिए दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग नहीं होती बेसिकली, बस। ठीक है, तो बेसिकली जो एयर के पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो एयर के पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में वो स्कैटर करते हैं व्हाइट लाइट को, लेकिन साइज कम होता है पार्टिकल्स का तो वो कम वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करते हैं, हेंस वो ब्लू कलर को है रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें वो स्काई जो वो ब्लू दिखता है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर खत्म कर रहा हूं मैं। चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। डिटेल में मैंने जितना हो सके, जितना आपको बताना था मैंने बता दिया है। मैं टॉपिक क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे।
अच्छे से पढ़ते रहिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को लेके। बाय बाय।